ये है मैक्रो इकोनॉमिक्स का लेक्चर एंड हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग करने क्या वाले, हम हिसाब किताब लगाएंगे कि हमारी कंट्री के अंदर से कितना कैश आउटफ्लो हो रहा है, कितना कैश इनफ्लो हो रहा है। क्या मतलब है इस बात का, देखो होगा क्या बेसिकली हम ऐसे समझ सकते हैं कि इंडिया का एग्जाम्पल लेते हैं चाइना के साथ। इंडिया एंड चाइना, सारा टाइम क्या हो रहा है, बहुत सारा सामान इंडिया से चाइना जा रहा है, चाइना से इंडिया आ रहा है, बहुत तरीके की पेमेंट्स इंडिया चाइना को कर रहा है, चाइना इंडिया को कर रहा है। तो उन सभी पेमेंट्स का रिकॉर्ड तो रखना पड़ेगा ना। देखो अगर हम इसको बहुत छोटे एग्जाम्पल से समझे, आपके मेरे एग्जाम्पल से, मैं और आप क्या कर रहे हैं, हम लोग साथ में काम करते हैं, हम लोग बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। तो काम के दौरान मैं आपको बहुत सारा सामान बेचती हूँ जिसके लिए आपको मुझे पे करना पड़ेगा, एंड आपसे मैं कुछ सामान खरीदती भी हूँ जिसके लिए मुझे आपको पे करना पड़ेगा। साथ ही साथ कभी कभी आप मुझसे उधार मांग के ले जाते हो, कभी कभी मैं आपसे उधार मांग लेती हूँ। इस तरीके का लेन देन हम लोगों के बीच में चलता रहता है। तो हम दोनों को उसका हिसाब किताब तो रखना पड़ेगा ना, वरना पता कैसे चलेगा कि मैंने आपको कितने पैसे देने और आपसे मुझे कितने पैसे लेने। हाँ है ना, सारा रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे कि नहीं करेंगे हम लोग। मैंने आपको 10 रुपए दिए, आपने मुझे 20 रुपए दिए। अभी अगर रिकॉर्ड मेंटेन नहीं होगा तो पता कैसे चलेगा कि मुझे अभी आपको और 10 रुपए देने। हाँ है ना, सारा रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना मेंटेन। तो जब आप दो कंट्रीज के बीच का ये रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हो, उसे हम क्या बोल देंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। यानी कि जितने भी इनफ्लोज हैं, जितने भी आउटफ्लोज हैं, जितने भी चीजें हमारे देश में फॉरेन एक्सचेंज लेके आ रही हैं, जितनी भी चीजें हमारे देश से फॉरेन एक्सचेंज लेके जा रही है, जो भी हम पेमेंट्स कर रहे हैं, उन सबका जब हम एक रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे उसे बोलेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। तो ये हमारा मैक्रो का लास्ट चैप्टर है। मैक्रो अगर ट्रैक करें तो बहुत अच्छे तरीके से बिल्ड की गई। सबसे पहले हमने समझा कि इंटरनली देश की चीजें कैसे कैलकुलेट की जाएंगी, नेशनल इनकम कैसे निकलेगा, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई कैसे निकलेगा। फिर हमने समझा कि जो हमारा थर्ड सेक्टर होता है गवर्नमेंट सेक्टर, वो किस तरीके से काम करता है, गवर्नमेंट बजट वाले चैप्टर में। देन फॉरेन एक्सचेंज वाले चैप्टर ने हमें समझाया कि जो एक्सटर्नल सेक्टर है उसकी एग्जिस्टेंस की वजह से किस तरीके से डोमेस्टिक करेंसी और फॉरेन करेंसी साथ में डील करती है। ये चैप्टर हमें लास्ट का हिसाब किताब बताएगा कि कभी भी जब हम कंट्रीज के साथ डील कर रहे हैं, एक डोमेस्टिक कंट्री रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ डील करेगी, तो जो भी इनफ्लोज हो रहे हैं, जो भी आउटफ्लोज हो रहे हैं, उसका रिकॉर्ड किस तरीके से मेंटेन करना है, ये चैप्टर हमें वो सिखाने की कोशिश करेगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का अगर हम डेफिनेशन पढ़े तो क्या बोलेगा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट एक अकाउंट है, इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट। एक अकाउंट्स का स्टेटमेंट बनाया जा रहा है जो कि हमें इंफॉर्मेशन देगा, किसके बारे, रिगार्डिंग ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बिटवीन द रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। एक पीरियड ऑफ टाइम में बात होगी, एक फिस्कल ईयर, यानी कि जो हमारा मार्च टू अप्रैल चलता है, उस फिस्कल ईयर में हम क्या करने वाले हैं, चीजों को कैलकुलेट करेंगे कि कितना इनफ्लो हुआ, कितना आउटफ्लो हुआ, विच मेक्स बैलेंस ऑफ पेमेंट अ फ्लो कॉन्सेप्ट। क्योंकि हम एक पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं देख रहे हैं, हम देख रहे हैं एक साल के दौरान जो भी इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज हुए, राइट। तो सवाल आता है मन में कि यार जब आप बोल रहे हो कि रेजिडेंट्स का ट्रांजैक्शन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, तो रेजिडेंट कौन है, रेजिडेंट में सब लोग इंक्लूड होंगे, एक इंडिविजुअल भी, आपके मेरे जैसे लोग जो अमेरिका में बैठे हुए किसी के साथ डील कर ले रहे हैं, किसी के साथ किसी से लोन ले रहे हैं, हमारे जो भी ट्रांजैक्शन होंगे वो इंक्लूड करने हैं। जो कोई फर्म दूसरी कंट्री की फर्म के साथ डील कर रही है वो भी सब इंक्लूड करना है। अगर कोई गवर्नमेंट एजेंसी हमारी गवर्नमेंट अमेरिकन गवर्नमेंट से, अमेरिकन लोगों से लोन उठा रही है, वो भी अपने को इंक्लूड करना है। यानी कि ये सभी, ये तीनों क्या कहलाएंगे, इंडिविजुअल, फर्म या गवर्नमेंट एजेंसी, सबको क्या कह के बयान किया गया है, रेजिडेंस ऑफ अ कंट्री। रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री क्या करेंगे, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस करेंगे। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस मतलब, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस ऐसी ट्रांजैक्शंस होंगी जहां पर ट्रांसफर की जा रही है टाइटल या ओनरशिप किस चीज की, गुड्स की, सर्विसेज की, एसेट्स की, मनी की। क्या मतलब है,
देखो हमने क्या बोला, इनफ्लो एंड आउटफ्लो। इनफ्लो एंड आउटफ्लो जो होगा वो होगा किसके अगेंस्ट? मैंने गुड्स बेची, कैश इनफ्लो हो गया। हाँ, मैंने गुड्स मंगवाई बाहर से, मेरा कैश आउटफ्लो हो गया। यानी कि बेसिकली ओनरशिप बदल गई, अमेरिकन ओनर से अब मैं उन गुड्स की क्या बन गई हूं? ओनर बन गई हूं, कैश आउटफ्लो हो गया। मेरे पास गुड्स थी, मैंने चाइना में बेच दी, ओनरशिप चेंज हो गई गुड्स की, एंड मेरे देश में क्या हो गया? कैश इनफ्लो हो गया। यानी कि बेसिकली जो इनफ्लो आउटफ्लो हो रहा है होगा किस वजह से? क्योंकि ट्रांसफर किया जाएगा ओनरशिप किन किन चीजों का, या तो गुड्स का, या सर्विसेज का, या एसेट्स का, या पैसे का। इन सभी को हम क्या नाम देंगे? इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। समझ में आ गई बात? ओके, सो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को हम अलग अलग हेडिंग्स के अंदर क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाएगी विजिबल आइटम्स। जब भी हम गुड्स में ट्रेड करेंगे या गुड्स को हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे, उसे हम बोलेंगे कि हम विजिबल आइटम्स में इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन करें। यानी इनफ्लो आउटफ्लो जब गुड्स की सेल परचेज की वजह से हो रहा है, गुड्स की इंपोर्ट एक्सपोर्ट की वजह से हो रहा है, तब आप विजिबल आइटम्स की वजह से इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन कर रहे हो। अगर गुड्स की बात ना करते हुए आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, सर्विसेज प्रोवाइड जब भी करोगे, जैसे कि मैंने यहां पर बैठ के मैं क्या कर रही हूँ? अमेरिका के बच्चों को पढ़ा रही हूँ, तो मैं अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ। विजिबल आइटम्स आपको बॉर्डर क्रॉस करते हुए दिखेंगे कि इंडिया के बॉर्डर से समुंदर के रास्ते से निकली एंड चाइना पहुंच गई। लेकिन जो हमारा इनविजिबल ट्रेड है, ये आपको बॉर्डर्स क्रॉस करता नहीं दिखेगा। मेरी टीचिंग आपको इंडिया से चाइना के बॉर्डर में जाती हुई नहीं दिखेंगी। ये क्या है? इनविजिबली ट्रेड हो रहा है, इनको आप टच फील नहीं कर सकते मेरी टीचिंग्स को। हाँ, किसको बात समझ में? तो जब भी हम सर्विसेज का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे, तब हम बात कर रहे हैं इनविजिबल आइटम के ट्रेड की। जब हम गुड्स की बात करेंगे, गुड्स की इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हो रही है, तब हम विजिबल आइटम्स में ट्रेड कर रहे हैं। बात करते हैं यूनिलेटरल ट्रांसफर्स की। यूनिलेटरल, एक तरफा ट्रांसफर, यानी कि मैं यहां पर बैठी हूं एंड मेरी सारी की सारी फैमिली सेटल्ड है जापान के अंदर, ठीक है? तो उनको मैं इंडिया से पैसे कमा के जापान में भेज रही हूं। अब मैं एक्सपेक्ट तो नहीं करती कि वो मुझे वापस भेजेंगे पैसे, ना मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि उन पैसों के बदले मुझे कुछ मिलेगा। एक तरफा ट्रांजैक्शंस जब की जाएंगी, उसे नाम दिया जाएगा यूनिलेटरल ट्रांसफर, जिसमें क्या क्या आ जाएगा? गिफ्ट्स, ग्रांट्स, या फिर किसी भी तरीके की वन वे ट्रांजैक्शंस। हाँ या ना? कैपिटल ट्रांसफर्स हमारा लास्ट कैटेगरी है, जो कि बताएगा कि इनफ्लो एंड आउटफ्लो इस तरीके का हो कि आपके एसेट लायबिलिटी में फर्क पड़ जाए, आपके देश के एसेट्स या लायबिलिटीज में फर्क पड़ जाए। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया की गवर्नमेंट ने अमेरिका की गवर्नमेंट से क्या किया? लोन ले लिया 2000 करोड़ का। यहां पर क्या हुआ? ये जो 2000 करोड़ है, ये इनफ्लो आया, लेकिन साथ ही हमारे देश की लायबिलिटी बढ़ गई। अब ये 2000 करोड़ फ्यूचर में वापस तो करना ही है ना, हाँ या ना? तो ऐसे इनफ्लोस को हम क्या बोलेंगे? ऐसे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को हम क्या बोलेंगे? कैपिटल ट्रांसफर्स। पढ़ो, ये इंक्लूड करेंगी ऐसी कैपिटल रिसिप्ट्स जिसके कारण एसेट्स, बोरोइंग्स, लेंडिंग, यानी कि हमारी एसेट लायबिलिटी स्टेटस में फर्क पड़ जाएगा। देश के कितने देश के एसेट्स है, कितने देश के बोरोइंग्स है, उसमें जब डिफरेंस क्रिएट हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल ट्रांसफर्स बोलते हैं। किसको बात बिल्कुल समझ में आ रही है? हाँ है ना? और समझेंगे इन टर्म्स के बारे में जब इन्हें फर्दर क्लासिफाई करेंगे, पर हम एक आइडिया डेवलप कर पा रहे हैं कि एक कंट्री एंड दूसरी कंट्री के बीच में मल्टीपल टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस क्या कर रही है? एग्जिस्ट कर रही है। उनको हम इन हेडर्स में बांट सकते हैं। तो गुड्स का होगा, या फिर सर्विसेज का होगा, या फिर वन वे ट्रांजैक्शन होगा, या फिर इस तरीके के ट्रांजैक्शन होंगे जो एसेट लायबिलिटी के स्टेटस में फर्क डालेंगे। अच्छा, यहाँ पे हम एक और चीज छोटी सी नोटिस करते हैं। जब हम बोल रहे हैं कैपिटल ट्रांजैक्शंस, तो यहां पर हम बोल रहे हैं एसेट या लायबिलिटी में क्या होगा? एक डिफरेंशिएशन आएगा, कुछ ना कुछ अफेक्ट पड़ेगा। हाँ या ना? तो मान लो कि मैंने क्या किया है, अमेरिका से एक मशीनरी खरीदी है, गन्ने का जूस बनाने वाली मशीन खरीदी है मैंने अमेरिका से। हाँ या ना? क्या खरीदी है? कैपिटल गुड।
कैपिटल गुड ही हो गई ना, ऐसी गुड्स जो और चीजें मैन्युफैक्चर करने में, प्रोडक्शन के प्रोसेस में यूज होंगी, उन्हें हम कैपिटल गुड्स बोलते हैं। फिक्स्ड एसेट्स बोलते हैं इन्हें प्रोड्यूसर के। अब आप इस गुड को, कैपिटल गुड को किस में मानोगे? विजिबल आइटम्स में मानोगे या फिर कैपिटल ट्रांसफर्स में मानोगे? देखो, इसको मैं बोल एसेट रही हूं, हाँ या ना? कैपिटल गुड क्या है? प्रोड्यूसर के लिए एक एसेट होता है, लेकिन मैं आपको समझाना चाह रही हूं कि इसे आप यहां पर इंक्लूड नहीं करोगे, यहां पर इंक्लूड करोगे। रीजन समझो क्यों भाई? जब बोल रहे हो कि एसेट है, यानी कि देश की एसेट लायबिलिटी पे फर्क पड़ रहा है। हमने समझा एसेट लायबिलिटी वाली चीजें कैपिटल ट्रांसफर्स में रिकॉर्ड करनी है। आप क्या बोल रहे हो? विजिबल आइटम्स यानी कि गुड्स वाले में इंक्लूड करना है। क्यों भाई? हम जब बात कर रहे हैं कैपिटल ट्रांसफर्स की, तो जो एसेट लायबिलिटी है वो इंडिविजुअल की नहीं है, वो देश की एसेट लायबिलिटी की बात हो रही है। यानी इंडिया की गवर्नमेंट की जो एसेट्स है, इंडिया की गवर्नमेंट के लिए जो लायबिलिटीज है, उनमें फर्क पड़ना चाहिए। इंडिविजुअल के एसेट अगर इंक्रीज भी कर रहे हैं तो वो गवर्नमेंट के लिए सिर्फ एक गुड ही है। तो कैपिटल गुड्स भी विजिबल आइटम का पार्ट बनेंगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का पार्ट बनेंगी, ना कि कैपिटल ट्रांसफर्स का। बात समझ में आ गई, हाँ या ना? चलो फिर अब मुद्दा उठता है कि इतनी सारी ट्रांजैक्शंस है, कौन सी ट्रांजैक्शन कहां रिकॉर्ड की जाए? बड़ा कंफ्यूजिंग काम है। तो इन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए बीओपी में हम बनाते हैं दो डब्बे। एक डब्बे का नाम रख देते हैं करंट अकाउंट, दूसरे डब्बे का नाम रख देते हैं कैपिटल अकाउंट। देखो बीओपी क्या हो रहा है, फिर से लिखा हुआ है यहाँ पे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट रिकॉर्ड करेगा जितनी भी ट्रांजैक्शंस हो रही है, कमोडिटी की, एसेट की, सर्विसेज की, किसके बीच में? सिटीजन्स ऑफ अ नेशन एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में, फॉर अ स्टेटेड टाइम फ्रेम, यानी कि एक फिस्कल ईयर की यहां पर बात हो रही है। दो मेन अकाउंट्स बनेंगे बीओपी में, एक तो करंट अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट। अब होगा क्या, किस डब्बे में कौन सा ट्रांजैक्शन डालना है वो भी सीख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जो कैपिटल अकाउंट का डब्बा है इसमें क्या क्या डलेगा। कैपिटल अकाउंट के डब्बे में डलेगा जो भी विजिबल आइटम में ट्रेड हो रहा है, यानी कि गुड्स का जो भी ट्रेड हो रहा है। एज इन जितनी भी गुड्स इंपोर्ट होंगी, जितनी भी गुड एक्सपोर्ट होंगी, वो कहां लिखेंगे? करंट अकाउंट के डब्बे में। किस में लिखेंगे? करंट अकाउंट के डब्बे में लिख देंगे। उसके बाद अगर सर्विसेज में कोई ट्रेड हो रहा है, सर्विसेज इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रही है, वो भी किस में लिख देंगे? करंट अकाउंट के डब्बे में। अब सर्विसेज यहां पे आप देख सकते हो दो तरीके की हैं, एक तो फैक्टर सर्विसेज और एक नॉन फैक्टर सर्विस। फैक्टर सर्विसेज क्या होती थी? नेशनल इनकम में पढ़ा था। फैक्टर सर्विसेज होती थी लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो भी सर्विसेज ये प्रोवाइड कर रहे हैं वो हमारे लिए क्या बन जाती है? फैक्टर सर्विसेज। यानी कि जितना भी इनकम क्रिएट हो रहा है वो किधर लिखना है? हमें करंट अकाउंट में लिखना है। प्लस इसके साथ साथ जो नॉन फैक्टर सर्विसेज है, जैसे कि शिपिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सारी सर्विसेज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन तो प्रोवाइड नहीं करते ना, तो इनको कहा जाता है नॉन फैक्टर सर्विसेज। ये दोनों टाइप की सर्विसेज हम किस में इंक्लूड करने वाले हैं? करंट अकाउंट में इंक्लूड करने वाले, यानी कि सारी गुड्स एंड सारी सर्विसेज। प्लस जो भी हमारे पास यूनिलेटरल ट्रांजैक्शंस थी, यूनिलेटरल पेमेंट्स थी, जिसे हम करंट पेमेंट्स भी बोलेंगी कुछ बुक। क्या बोलेंगी? करंट पेमेंट्स भी बोलेंगे। यूनिलेटरल ट्रांसफर भी बोल सकती है, ट्रांसफर पेमेंट भी बोल सकती है, करंट ट्रांसफर्स भी बोल सकती है। इतने सारे नामों से एक ही चीज बताना चाह रहे हैं, जब आप क्या कर रहे हो, किसी को गिफ्ट भेज रहे हो, रेमिटेंस भेज रहे हो, ग्रांट भेज रहे हो, यानी कि एक तरफा ट्रांजैक्शन हो रही है, वो ट्रांजैक्शन भी कहां आएगी? हमारे करंट अकाउंट में आएगी। बेसिकली क्या क्या चीजें यहां पर लिखी गई हैं? यहां पर वो सारी चीजें लिखी गई हैं जिससे कोई भी फ्यूचर क्लेम जनरेट नहीं होता। क्या मतलब है? हमारे देश की एसेट लायबिलिटी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा, एसेट लायबिलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर्विसेज इंपोर्ट एक्सपोर्ट होंगी, एसेट लायबिलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ट्रांसफर पेमेंट्स आएंगी,
हमारे देश की एसेट लायबिलिटी पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। यानी कि किसी भी तरीके का फ्यूचर क्लेम जब राइज नहीं होगा, ऐसी सारी ट्रांजैक्शंस को हम कहां डालेंगे? करंट अकाउंट में डालेंगे। लिखा क्या हुआ है? करंट अकाउंट एक रिकॉर्ड है ऑफ बिजनेसेस इन कमोडिटीज, ट्रांसफर, पेमेंट एंड सर्विसेज। जो भी बिजनेसेस इन तीनों चीजों में क्या अगर डील कर रहे हैं, वो सारे हमने क्या करने यहां पर इंक्लूड कर लेने हैं। बोलो किसको बात समझ में आ गई कि करंट अकाउंट में क्या आएगा? अगर हमें समझ में आ गया करंट अकाउंट में क्या आएगा, तो देखते हैं कुछ और चीजें जो हमें बताई जाती है कि करंट अकाउंट में से ये फाइंड आउट करो, ये फाइंड आउट करो, ये फाइंड आउट करो। कैसे करेंगे? सबसे पहले टर्म हमसे कई बार पूछ लिया जाता है, ट्रेड बैलेंस निकाल के बताओ। ट्रेड बैलेंस का एक सिंपल सा मतलब क्या होता है? विजिबल आइटम्स जो आपकी थी, यानी कि गुड्स का इंपोर्ट, गुड्स का एक्सपोर्ट, उसका बैलेंस पता करके बताओ। जब भी आपकी बुक में ये बैलेंस शब्द यूज हो गया ना, तब आप ये समझ लो आपको बोला गया है कि इनफ्लो और आउटफ्लो को प्लस माइनस करके मुद्दा बताओ कि ज्यादा इनफ्लो है या ज्यादा आउटफ्लो है, और कुछ नहीं करना। बैलेंस ऑफ पेमेंट भी क्या करेगा? सारे इनफ्लोज उठाएगा, सारे आउटफ्लोज उठाएगा, बोलेगा रिजल्ट बताओ, ज्यादा इनफ्लो हुआ है या ज्यादा आउटफ्लो हुआ है। तो यहां पर हमें क्या बोला हुआ है? ट्रेड का बैलेंस निकालने को बोला है। यहां पे हम विजिबल आइटम्स का बैलेंस निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। मान लो एक्सपोर्ट है 100 एंड इंपोर्ट है 50, तो आपका ट्रेड बैलेंस कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। ये आपको क्या दिखा रहा है कि आप 50 पॉजिटिव वैल्यू में हो, 50 आपके पास इनफ्लो ज्यादा है, आउटफ्लो कम। आप कहोगे यार एक्सपोर्ट तो आउटफ्लो नहीं, पैसे की बात कर रही हूं। जब भी मैं इनफ्लो एंड आउटफ्लो बोल रही हूं, एक्सपोर्ट की वजह से पैसा इन आता है, इंपोर्ट करने की वजह से पैसा आउट जाता है। तो 50 रुपए हमारे देश में ज्यादा आए हैं, हाँ या ना? इसको ऑपोजिट कर लेते हैं, मान लेते हैं एक्सपोर्ट है 100, इंपोर्ट है 500, तो बैलेंस कितना आ गया? नेगेटिव 400, हाँ या ना? यानी कि हमारे देश ने इंपोर्ट ज्यादा किए, हमारे देश का ट्रेड बैलेंस जो है वो नेगेटिव बोल रहे। ट्रेड बैलेंस समझ में आ गया? ट्रेड बैलेंस को मर्चेंडाइज का नाम भी दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? मर्चेंडाइज। यहां पर आप किस में डील कर रहे हो? विजिबल आइटम्स में डील कर रहे हो। लिखा भी क्या हुआ है? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स। फर्स्ट क्लियर हो गया। सेकंड हम क्या बात कर रहे हैं? गुड्स एंड सर्विसेज बैलेंस। गुड्स एंड सर्विसेज में क्या होगा? यानी कि विजिबल तो इंक्लूड करना ही है, गुड्स लिख दिया है तो, हाँ या ना? विजिबल इंक्लूड करना ही है। यानी कि विजिबल का क्या मतलब है? एक्सपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स लिखते हैं, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स। एक तो ये इंक्लूड कर लेना, ठीक है। और क्या बोला हुआ है? ए, ये वाला ऊपर वाला, एक्सपोर्ट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज माइनस इंपोर्ट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज। सर्विसेज दो तरीके की थी, फैक्टर सर्विसेज, नॉन फैक्टर सर्विसेज। जब हम गुड्स एंड सर्विसेज बैलेंस की बात कर रहे हैं तो फैक्टर सर्विसेज नहीं उठाना है। क्या उठाना है? सिर्फ नॉन फैक्टर सर्विसेज, बैंकिंग, इंश्योरेंस, इस टाइप की जो चीजें थी वो देखना है कि वैसी सर्विसेज जो भी हैं कितनी बाहर वाले देशों से ली गई हैं एंड कितनी बाहर वाले देशों को दी गई है। जो भी बाहर वाले देशों को सर्विसेज दी गई है वो क्या कहलाएगी? एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, जिसकी वजह से क्या आएगा? इनफ्लो आएगा, हाँ या ना? एक्सपोर्ट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज माइनस कर देंगे, नेगेटिव साइन मिल रहा है इंपोर्ट को, क्योंकि क्या हो रहा है? कैश आउट जा रहा है। इंपोर्ट करेंगे जब सर्विसेज तो, हाँ है ना? तो माइनस कर देंगे इंपोर्ट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विस, हाँ या ना? यही किया हुआ है, एक्सपोर्ट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज माइनस इंपोर्ट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज। इन दोनों को अपन क्या कर देंगे? गुड्स वाले को और नॉन फैक्टर सर्विसेज वाले दोनों बैलेंसेस को प्लस कर लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? बैलेंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दो चीजें हो गई। थर्ड क्या बोल रहे हैं? इनविजिबल बैलेंसेस। इनविजिबल बैलेंसेस में जितनी भी इनविजिबल आइटम्स है सारी उठानी है, यानी कि विजिबल्स को छोड़ दो, गुड्स को छोड़ दो, उसके अलावा नॉन फैक्टर सर्विसेज,
फैक्टर सर्विसेज एंड यूनिलेटरल पेमेंट्स सबको पिकअप करना है। देखो यही पिकअप किया हुआ है। बैलेंस ऑफ नॉन फैक्टर मतलब एक्सपोर्ट ऑफ नॉन फैक्टर माइनस इंपोर्ट ऑफ नॉन फैक्टर प्लस बैलेंस ऑफ फैक्टर एक्सपोर्ट ऑफ फैक्टर माइनस इंपोर्ट ऑफ फैक्टर एंड बैलेंस ऑफ ट्रांसफर्स का क्या मतलब है, जो यूनिलेटरल ट्रांसफर्स हैं, जो करंट ट्रांसफर्स है, उनको अपन यहाँ पे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। सब आ गया अपने पास, इनविजिबल बैलेंस तक हम लोग पहुंच गए। लास्ट हमारे पास आता है करंट अकाउंट का बैलेंस कैसे निकालना है। फाइनली जो भी हमारे विजिबल्स है प्लस जो भी हमारे इनविजिबल्स है, अगर उनको साथ में जोड़ देंगे अपना आ जाएगा ट्रेड बैलेंस, जोड़ दिया विजिबल वाला, एंड इनविजिबल बैलेंस जोड़ दिया जिसमें तीनों इनविजिबल आइटम्स आ गई थी, फैक्टर, नॉन फैक्टर और करंट बोल देते हैं या फिर यूनिलेटरल बोल देते हैं, वो भी हमने इंक्लूड कर दिया। हाँ है ना, हमारे पास क्या आ गया, करंट अकाउंट का बैलेंस आ गया। एज सिंपल एज दैट। ये चीजें आपको अलग अलग पूछी जा सकती है क्वेश्चन में कि गुड्स एंड सर्विसेज का बैलेंस निकाल के बताओ, या ट्रेड बैलेंस निकाल के बताओ, या फिर इनविजिबल बैलेंस निकाल के बताओ, या फिर करंट अकाउंट बैलेंस को फाइंड आउट करो। तो ये सब चीजें हमने देख ली कि इनका मतलब क्या होता है। मूविंग ऑन, हम समझते हैं कि भाई ये कैपिटल अकाउंट क्या चीज है। कैपिटल अकाउंट का जो डब्बा है इसमें क्या लिखना है, अभी समझ लेते हैं। कैपिटल अकाउंट का जो डब्बा है इसमें ऐसी चीजें लिखनी है जिससे देश के एसेट या लायबिलिटी पे कुछ फर्क पड़े। जब भी हमारे पास पैसा इन आएगा उसको प्लस करेंगे, जब भी पैसा बाहर आएगा उसको माइनस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपके पास क्या दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट दी हुई है। इन्वेस्टमेंट क्या होती है, इन्वेस्टमेंट होती है जब हम कहीं पर पैसा डाल रहे हैं ये सोच के कि यहां से हमें रिटर्न्स जेनरेट होंगे, जहां से हमें रिटर्न्स जेनरेट होंगे इन फ्यूचर, ऐसी चीजों को हम नाम दे देते हैं एसेट्स। हाँ है ना, तो इन्वेस्टमेंट हमारे लिए क्या होती है, फॉर्म ऑफ एसेट होती है। तो देश में अगर इन्वेस्टमेंट में कोई भी चेंज आ रहा है, एज एन आपकी एसेट लायबिलिटी स्टेटस पे फर्क पड़ रहा है, हाँ है ना, किस में रिकॉर्ड हो जाएगी ये, कैपिटल अकाउंट में। इन्वेस्टमेंट दो तरीके की होगी, एक तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और एक पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होती है, मेरी कंपनी है, अमेरिका को कोई बंदा आया बाहर से एंड उसने सोचा कि यार अंजुल की कंपनी ना बढ़िया परफॉर्म कर रही है, हम इसमें क्या करते हैं, पैसा लगाते हैं, इसके कुछ शेयर्स परचेज कर लेते हैं। हमें पता है बहुत सारी कंपनीज अपने शेयर बेचती है स्टॉक मार्केट में, वहां पर अगर कोई फॉरेनर्स, बाहर वाली कंट्री के लोग, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आके क्या करे, उन कंपनीज पे पैसा लगा दे, इंडियन कंपनीज के शेयर खरीद ले, तो उसे हम बोलते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। उन्होंने इन्वेस्ट किया हमारी कंट्री में, हमारी कंट्री की कंपनीज में इन्वेस्ट किया, इसे हम बोलते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। डायरेक्ट क्या होगा, अमेरिकन बंदा आया, यहां पर आके ही अपना एक ब्रांच खोल दिया, जो भी बिजनेस वो कर रहा है, जो भी उसका काम है, यहीं पर आकर क्या खोल दिया, ब्रांच खोल दिया। मैकडॉनल्ड्स है, मैकडॉनल्ड्स इंडिया में एंड अपना ब्रांच खोल दिया। डोमिनोज है, डोमिनोज इंडिया में एंड ब्रांच खोल दिया। वॉलमार्ट है, इंडिया में एंड ब्रांच खोल दिया। इसे बोलते हैं कि वो कंपनीज इंडिया में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रही है। क्या कर रही है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, खुद का ही यहां पर सिस्टम खड़ा कर लिया। तो हमारे देश की एसेट इंक्रीज हो जाएंगे, हमारे देश में पैसा इन आएगा, इसे हम नाम देंगे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जो वो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं हमारी कंट्री में, अगेन हमारे देश में पैसा आ रहा है एंड उसे हम बोलेंगे पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ओके, इन्वेस्टमेंट समझ में आता है। बोरोइंग्स क्या होती है, बोरोइंग्स होती है जब आप किसी से पैसा उधार लेते हो। जब भी उधार लोगे सर पे लायबिलिटी खड़ी हो जाएगी, है ना, यानी कि एसेट लायबिलिटी पे फर्क पड़ रहा है। ओके, सो बोरोइंग्स भी दो तरीके की होंगी, एक तो एक्सटर्नल बोरोइंग होगी, एक एक्सटर्नल असिस्टेंस होगी। एक्सटर्नल बोरोइंग्स होती है, आप अमेरिका के पास गए, बोला भाई मुझे 2000 करोड़ का लोन दे दो, मुझे बहुत जरूरत है पैसों की। अमेरिका ने बोला ठीक है ले लो, एंड जो भी इंटरनेशनल मार्केट में इंटरेस्ट रेट चल रहा है, मान लेते हैं कि वो 5% है, अमेरिका ने बोला ठीक है मैं तुम्हें 2000 करोड़ लोन दे देता हूं, जितने भी सालों के लिए समझ लो, मान लेते हैं कि 30 सालों के लिए दे देता हूं 2000 करोड़ का लोन, 5% में इस पे इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। ठीक है, सारा सिस्टम समझ गए। जैसे आप बैंक से लोन लेने जाते हो, वैसे इंडिया किसी और के पास चली गया लोन लेने के लिए, तो हम क्या बोल रहे हैं कि इंडिया ने क्या कर लिया, एक्सटर्नल बोरोइंग कर लिया। क्या कर लिया, एक्सटर्नल बोरोइंग कर लिया। लेकिन अगर मान लेते हैं कि इंडिया में क्या हुआ, बाढ़ें आ गई है,
क्या आ गई हैं, फ्लड्स आ गए हैं, जिसकी वजह से अमेरिका क्या कर रहा है कि यार इंडिया में बड़ा दिक्कत वाला माहौल चल रहा है, हम इंडिया के अच्छे दोस्त हैं, एक काम करते हैं, इंडिया को अपन क्या कर देते हैं, कुछ समय के लिए 2000 करोड़ रुपए लोन पर दे देते हैं। अमेरिका बोल रहे इंटरेस्ट रेट चलो 5% देने की जरूरत नहीं है, एक काम करना आप मुझे इस पे 0.2% दे देना इंटरेस्ट। मार्केट रेट कितना चल रहा है, 5%। अमेरिका में लोन कितने पे दे रहा है, 0.2% पे। क्या मतलब है कि जो मार्केट रेट चल रहा है उससे कम रेट में मिला है, यानी कि अमेरिका ने हमें लोन के इंटरेस्ट रेट पे क्या कर दिया, कंसेशन दे दिया, सस्ता कर दिया लोन हमारे लिए। या फिर अमेरिका ने सस्ता कर दिया, साथ में रशिया भी आ गया। रशिया कहता है यार तुम लोग दिक्कत में हो, कोई बात नहीं, हम भी तुम्हारी हेल्प करेंगे, मैं भी तुम्हें क्या करता हूँ 500 करोड़ का लोन दे देता हूँ, या 500 करोड़ का अमाउंट मैं तुम्हें एज डोनेशन दे देता हूँ, जरूरत ही नहीं है वापस करने की, रख लो कोई बात नहीं। क्या हुआ यहाँ पे, रशिया आया, रशिया ने हमें पैसा दे दिया, एज इन हमारी हेल्प कर दी, उम्मीद भी नहीं कर रहा है कि हम लोग वापस करेंगे। इस तरीके का जब हम पैसा बोरो करते हैं, मार्केट से उठाते हैं, मार्केट हमें आकर दे जाती है हमारी कंट्री को, तो उसको हम बोलते हैं असिस्टेंस, एक्सटर्नल असिस्टेंस, हेल्प मिल गई हमें। अमेरिका ने सस्ता ही लोन दे दिया, मार्केट रेट पे नहीं दिया, रशिया ने वैसे ही पैसे दे दिए हमें, एक्सटर्नल असिस्टेंस। लेकिन अगर आप पैसा उठा रहे हो मार्केट से, मार्केट रेट पर, कोई भी कंट्री मार्केट जो भी इंटरेस्ट रेट चल रहा है उस पर पैसा उठा रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल बोरोइंग्स बोलते हैं। इसको बात समझ में आ रही है, हाँ या ना, बिल्कुल क्लियर हो रहा है। दोनों की वजह से हमारे पास होगा क्या, एज इन कैश इनफ्लो तो होगा, पर जब आप इसे वापस कर रहे हो तो कैश आउटफ्लो भी होगा। याद क्या रखना, देखो कंफ्यूज नहीं होना डेबिट क्रेडिट साइंस में, हमें सिंपल बात क्या समझने, जब भी पैसा आ रहा है उसको हम क्या बोल देंगे कि ये हमारे देश में लेकर आए कुछ, इसे ऐड वाला साइन दे दो, एंड जब भी आपके देश से जा रहा है कुछ, उसे हम एक बार के लिए नेगेटिव साइन दे देंगे, हाँ या ना। किसको बात समझ में आ रही है। अगर हम बात करें अदर्स की, और भी कुछ सोर्सेज होते हैं जहां से हमारे एसेट लायबिलिटी स्टेटस में फर्क पड़ता है, जो कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड किए जाते हैं, वो है एनआरआई डिपॉजिट्स। जो लोग इंडिया के रेजिडेंट्स, जो बाहर रह रहे हैं, नॉन रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया हैं, हमारे देश के सिटीजन्स थे पर अब बाहर के देश के सिटीजन्स हैं, हमारे लिए वो एनआरआई हैं। अगर वो भी इंडिया में कोई बैंक अकाउंट खोल के उसमें कुछ पैसा रख रहे हैं, उसे बोला जाएगा एनआरआई डिपॉजिट्स। चीज ध्यान में यहाँ पर क्या रखनी है कि वो अकाउंट उनका होना चाहिए। अगर मेरा भाई बैठा है कनाडा में एंड उसने मुझे कुछ पैसा भेज दिया, तो वो हम एनआरआई डिपॉजिट्स में इंक्लूड नहीं करेंगे, वो हम कहाँ इंक्लूड करेंगे कि वो मुझे उसने गिफ्ट कर दिया, ट्रांसफर पेमेंट में, वो कहाँ जाएगा, करंट अकाउंट में। एनआरआई डिपॉजिट्स क्या है कि एनआरआई ने अपना अकाउंट खोला है इंडियन बैंक में एंड वहां वो पैसा डाला। इसकी वजह से हमारे देश में क्या होगा, एसेट क्रिएशन होगा, एसेट इनफ्लो होगा, एंड हम इसे क्या बोल सकते हैं, ये हमारे अदर डिपॉजिट्स, एनआरआई डिपॉजिट्स का पार्ट बन जाएगा। ओके, बैंकिंग कैपिटल क्या होगी, जो इंडियन बैंक्स है वहां पर अगर लोग अपना अकाउंट खोलते हैं, फॉरेनर्स बेसिकली, एंड वहां पर अपना पैसा रख रहे हैं, एनआरआई डिपॉजिट को अगर हम बाहर छोड़ दें, उसके अलावा कोई भी अगर इंडियन बैंक में अपना क्या कर रहा है, एसेट मेंटेन कर रहा है, बाहर वाले लोग, फॉरेनर्स, तो उसे हम बैंकिंग कैपिटल में इंक्लूड कर देंगे। एंड अगर हमने किसी से शॉर्ट टर्म क्रेडिट लिया, मैंने बहुत बल्क में सामान मंगवा लिया था एंड अब मैं बोल रही रुक जा, तुझे 2 महीना ठहर के पेमेंट करूंगी, रुक कर पेमेंट करूंगी, तो जो शॉर्ट टर्म क्रेडिट मिल रहा है मुझे, वो भी हम किस में इंक्लूड कर लेंगे, हमारे कैपिटल अकाउंट में इंक्लूड कर लेंगे, क्योंकि वो हमारे एसेट लायबिलिटी स्टेटस को अफेक्ट करेगा। इतनी बात हमें समझ में आ रही है। तो अब हम एक सैंपल देख सकते हैं कि हमारा बीओपी एक्चुअली दिखता क्या है, दिखता कैसा है। तो जो भी हमारी रिसिप्ट्स होती हैं, यानी कि जो भी हमारे पॉजिटिव्स होते हैं, उसे हम क्रेडिट साइन देते हैं, एंड जो भी हमारे नेगेटिव्स होते हैं उसे हम डेबिट साइन देते हैं, जितनी भी पेमेंट्स हो रही है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, सबसे पहले देखो बनाया किस तरीके से हुआ है। सबसे पहला हेडिंग है करंट ट्रांजैक्शंस का, हाँ या ना, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, सारे एक्सपोर्ट्स इधर लिखे, सारे इंपोर्ट्स नेगेटिव्स में लिखे हैं, हाँ या ना, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। Income from foreign investment at
होम। बेसिकली क्या हो रहा है ये, जब हम बात करेंगे एडिशनल पेमेंट्स जो आ रही हैं वो भी हम यहाँ पर इंक्लूड कर लेंगे। अगर हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं लोन पे, वो भी हम करंट अकाउंट में इंक्लूड करेंगे, यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे। क्योंकि जैसे नॉर्मली अगर आपने भी लोन लिया हुआ है एंड आप उस पे इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो इंटरेस्ट जो भी पे हो रहा है उससे आपकी लायबिलिटी तो रिड्यूस नहीं होगी ना। 80 लाख का लोन लिया है 10% पे, आप कितना कितना भर रहे हो हर महीने, जो भी आपका इंटरेस्ट बन रहा है उसे भरते जा रहे हो, भरते जा रहे हो, भरते जा रहे हो। पर अभी भी बैंक का वापस करने वाला अमाउंट तो 80 लाख ही रहेगा ना, वो तो कम नहीं हुआ ना। किसको बात समझ में आ रही? तो जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो आपकी एसेट लायबिलिटी पे कोई भी फर्क नहीं डाल रहा। उसी तरीके से जो इन्वेस्टमेंट पे आपको इनकम आ रहा है, जो इन्वेस्टमेंट पे इनकम आप पे ऑफ कर रहे हो, वो भी आपकी एसेट लायबिलिटी में कोई फर्क नहीं डालेगा। वो हमने यहां पर इंक्लूड कर लिया, हाँ या ना। उसके बाद जो यूनिलेटरल रिसिप्ट्स है, यूनिलेटरल पेमेंट्स है, इंडिया से जो पैसा बाहर गया है एक तरफा, बाहर से जो पैसा इंडिया में आया है एक तरफा, पॉजिटिव कर देगा ये, नेगेटिव कर देगा। ये सब हमने करंट अकाउंट की ट्रांजैक्शंस लिख ली। फिर हमने करंट अकाउंट का बना लिया यहां पर टोटल। क्या देख रहे हैं? टोटल में हमारे पास प्लस कम है, गया ज्यादा है, आया कम है, गया ज्यादा है। चलो इतना हो गया। फिर हमने सेकंड पार्ट शुरू किया कैपिटल ट्रांजैक्शंस बनाने का। कैपिटल ट्रांजैक्शंस में क्या है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स पॉजिटिव। देखो बोरो किया है, वैसे तो आपकी ये लायबिलिटी है, बट अभी फिलहाल क्या हो रहा है? कैश इनफ्लो लेकर आ रही है, पॉजिटिव कर दिया। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स कैश इनफ्लो लेकर आ रही है, पॉजिटिव कर दिया। सेल ऑफ गोल्ड एसेट्स, बेच दिए अपने एसेट्स आपने, एसेट तो रिड्यूस हो गए लेकिन आपके पास कैश इनफ्लो आ रहा है, पॉजिटिव कर दिया, हाँ है ना। इस साइड का अपन ने क्या बना लिया? टोटल बना लिया। ओके, यहां पर क्या हो रहा है हमारे पास? लॉन्ग टर्म लेंडिंग, आपने किसी को लेंड किया है, पैसा दिया है, लोन पर दिया है, कैश आउटफ्लो हो रहा है। शॉर्ट टर्म पे लोन दिया है, कैश आउटफ्लो हो रहा है। परचेज ऑफ गुड्स एंड एसेट्स, कुछ खरीदे, एसेट्स बढ़ गए हैं लेकिन कैश आउटफ्लो हो गया, सारे नेगेटिव्स हैं ये। टोटल कर लिया हमने, हाँ या ना। यहां पर हम क्या नोटिस कर रहे हैं? यहां पर हमारा ये अमाउंट छोटा था, वो बड़ा था, लेकिन कैपिटल अकाउंट में ये वाला बड़ा है, ये छोटा है, हाँ या ना। एरर्स एंड ओमिशंस जो लिखे गए हैं यहां पर, ये बेसिकली क्या होता है, जब भी बीओपी बनाया जाता है ना, तो हम जब ऑब्वियसली एक बहुत बड़े स्केल पे चीजें बन रही हैं, तो जो ये बीओपी मेंटेन करने वाले उनको पता होता है कि कुछ ना कुछ गलती, कुछ ना कुछ ओमिशंस तो हुई ही हुई है, तो उसका एक एस्टिमेटेड अमाउंट निकाल लिया जाता है एंड उसको जिस भी हिसाब से, एरर्स और ओमिशन का जरूरी नहीं है, फिलहाल जैसे इसके पास एक नेगेटिव साइन है, पर हो सकता है एरर्स एंड ओमिशन के पास एक पॉजिटिव साइन हो। बेसिकली वो डिफरेंसेस को मैनेज करने के लिए एरर्स एंड ओमिशन को बनाया जाता है। यहाँ पे एरर्स एंड ओमिशन कितना है? 20 है, हाँ या ना। अब देखो ग्रांड टोटल कैपिटल एंड करंट दोनों को मिला के जो हमारा ग्रांड टोटल बना है वो कितना है? 313150। यहां पर ये चीजें बैलेंस आउट हो गई, यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स आपका कितना आ गया? यहां पर दोनों चीजें बिल्कुल बराबर आ गई हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स हो जाएगा हमारा यहाँ पर, जब दोनों लाते हैं, पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स दोनों बराबर हो गए, इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज दोनों बराबर हो गए, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स है 0। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स 3150 नहीं है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स कितना है? 0। कैसे? देखो अभी समझते हैं। जब भी हम ओवरऑल बैलेंस की बात करते हैं ना, हम बात करते हैं कि करंट अकाउंट का बैलेंस एंड कैपिटल अकाउंट का बैलेंस प्लस एरर्स या फिर माइनस एरर्स। बेसिकली ये करता क्या है? अगर तो आपका ओवरऑल बैलेंस क्या आ गया? 0 आ गया, उसका क्या मतलब है? 0 का मतलब है कि जितना भाई इनफ्लो हुआ एंड जितना आउटफ्लो हुआ वो दोनों क्या है? बराबर है। आउटफ्लो माइनस इनफ्लो जब आप कर रहे हो, 100 रुपए का सामान गया, 100 ही रुपए का सामान आया। 100 रुपए का सामान जब आप बाहर से लाए तो आपने क्या किया? आउटफ्लो कर दिया सामान, क्या कहेंगे हमने, जो हमारी करेंसी है वो हमने आउटफ्लो कर दी। इनफ्लो में हम क्या बात कर रहे हैं कि पैसा आया, यानी कि आपने क्या किया? सामान बेचा एंड पैसा आ गया। उसका बैलेंस अगर क्या हो जाए? 0 हो जाए, तब हम कहां खड़े? तब हम एक आइडियल बैलेंस ऑफ पेमेंट्स पे खड़े हैं। जैसा बैलेंस ऑफ पेमेंट हम चाहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट्स 0 हो। लेकिन व्हाट इफ बैलेंस ऑफ पेमेंट 0 ना हो?
उस केस में हम क्या करते हैं, हमारे पास आ जाता है ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। एक और एडिशनल अकाउंट जुड़ जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की लिस्ट में। वो क्या, देखो दो अकाउंट्स पढ़े ना अभी तक, करंट एंड कैपिटल। अब पढ़ रहे तीसरा अकाउंट जुड़ जाता है। अगर बैलेंस जो है, जो ओवरऑल बैलेंस है वो जीरो ना निकले तब क्या होगा, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स रिजर्व्स अकाउंट जुड़ जाएगा। ये बेसिकली आरबीआई का अकाउंट होता है। हमने समझा फॉरेन एक्सचेंज वाले चैप्टर में आरबीआई क्या करता है, कई बार फॉरेन एक्सचेंज को जो रिजर्व्स है उसको घटा के मार्केट में सप्लाई कर देता है, कई बार मार्केट से सप्लाई परचेज कर लेता है, रिजर्व्स इंक्रीज कर लेता है। तो वो वाला जो हमारा अकाउंट है उसे हम बोलेंगे ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। बेसिकली आरबीआई से यूज कैसे करते हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास जो बैलेंस है वो बन रहा है -500, कैपिटल करंट अकाउंट सब करके -500 बन रहा है। इसका क्या मतलब है, इनफ्लो ज्यादा हो रहा है कैश का या आउटफ्लो ज्यादा हो रहा है, कैश का आउटफ्लो ज्यादा हो रहा है, हाँ या ना। आरबीआई क्या करेगी, जब बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, हम चाहते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स एक जीरो हो लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट्स -500 दिखा रहा है, तो आरबीआई क्या करेगी, अपने यहां से 500 रुपए निकाल के दे देगी, कहीं यार बैलेंस कर लो कोई बात नहीं। आरबीआई ने 500 रुपया दे दिया, 500 रुपया घट रहा था, कहां पहुंच गए, जीरो पे पहुंच गए। मान लेते हैं 1000 बन रहा था पॉजिटिव। अगर 1000 पॉजिटिव बन रहा है मतलब इनफ्लो ज्यादा है क्या आउटफ्लो ज्यादा है, इनफ्लो ज्यादा है। आरबीआई क्या करेगा, यार 1000 रुपए तुम लोग एक्स्ट्रा बना के बैठे हो अकाउंट में, एक काम करो मुझे दे दो ये 1000 रुपए, माइनस कर लेगा आरबीआई यहां से बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में से। हाँ, तो अगर हम दिमाग लगाएं, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट अगर माइनस किया गया है इसका मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट्स बढ़ा हुआ था, हाँ या ना। ऑफिशियल अकाउंट जब माइनस किया गया मतलब ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट की वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट से 1000 रुपए एक्चुअली में निकाला गया है, यहाँ पे एक्स्ट्रा था ना 1000 रुपए, इनफ्लो ज्यादा था ना, माइनस किया ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। तो यानी कि जब भी माइनस का साइन मिल रहा है ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट एक्चुअली इंक्रीज कर रहा है। जब हमने पॉजिटिव 500 दिया था तब यहां पर क्या था, -500 था बीओपी का बैलेंस, यानी कि जब हमारा बीओपी नेगेटिव में है यानी कि हमारे आउटफ्लोज ज्यादा है, तब हम क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव साइन दे रहे हैं ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट को, यानी कि 500 कम था, हमने 500 सप्लाई किया, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट घटा है जब उसके पास पॉजिटिव साइन है। तो क्या मतलब है, देखो यहां पर द ओवरऑल बैलेंस इज रिफ्लेक्टेड इन ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट ऑफ द आरबीआई। जो सारा बैलेंस है बीओपी का वो आपको एक्चुअली कहां पता लगता है, कि ऑफिशियल रिजर्व में पता लगता है। क्योंकि अगर आपको पता लग गया -1000 है तो आप क्या करोगे, ऑफिशियल रिजर्व पे 1000 डालोगे एंड बीओपी क्या हो जाएगा, जीरो। तो आप ये नहीं कह सकते कि बीओपी का वैल्यू जीरो है, एक्चुअली बीओपी का वैल्यू कितना है, 1000। वो आपको कहां से पता चला, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट से। तो जो एक्चुअल बैलेंस है वो आपको, ओवरऑल जो बैलेंस है वो कहां देखने मिलेगा, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट ऑफ द आरबीआई। इट इज प्रेजेंटेड सेपरेटली एंड क्लासिफाइड एज बिलो द लाइन। इसको सारा जब हम बीओपी बना लेते हैं उसके बाद इसको लास्ट में रिप्रेजेंट किया जाता है एंड इससे ऊपर वाली सारी जितनी भी आपने चीजें रिकॉर्ड की उन्हें बोला जाता है अबव द लाइन ट्रांजैक्शन, लेकिन इसे बोला जाता है बिलो द लाइन ट्रांजैक्शन या बिलो द लाइन अकाउंट बोला जाता है। Sometimes official reserve is shown as a part of capital account and in this case BOP is always zero। अगर जो हमारा कैपिटल अकाउंट है उसी में दिखा दिया जाए ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट को तो हमारा जो बीओपी है वो हमेशा क्या बनेगा, जीरो। क्योंकि हमने समझा ना ऑफिशियल रिजर्व काम क्या कर रहा है, बीओपी को बैलेंस करने का ही तो काम कर रहा है। तो अगर वो कैपिटल में दिखा दिया तो क्या आ गया, जीरो आ गया। ओके, माइनस साइन शोज इंक्रीज इन ऑफिशियल रिजर्व्स एंड प्लस साइन शोज डिक्रीज इन द सेम। ये हमने अभी समझा कि जब हम -1000 लिख रहे थे तब एक्चुअली बीओपी में एक्स्ट्रा 1000 रुपीज पड़ा हुआ था। तो ऑफिशियल रिजर्व जब हमने -1000 लिखा तो एक्चुअली ऑफिशियल रिजर्व इंक्रीज हो रहा है। ऑफिशियल रिजर्व के नाम से हमने बीओपी में से 1000 रुपए विड्रॉ कर लिया। देखो ऐसे समझ लो, इसको कंफ्यूज नहीं होना अपन ने, इस चीज में बिल्कुल भी कुछ नहीं किया हुआ है। बीओपी एक डब्बा है, ठीक है, ऑफिशियल वाला एक डब्बा है, हाँ या ना। बीओपी में 1000 रुपया पड़ा है,
अपने को बीओपी के डब्बे में कोई भी रुपया नहीं चाहिए, जीरो चाहिए अपने को। तो जब यहां से मेरे को क्या करना है, 1000 रुपए बाहर निकालना है, मैं कह रही हूं -1000। अब बताना तो पड़ेगा ना किसके अगेंस्ट निकाला, माइनस निकाला हमने ऑफिशियल रिजर्व्स अकाउंट के अगेंस्ट। अब जो ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट का डब्बा है, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट का डब्बा है, यहां से जब माइनस कर लिया, यहां से 1000 रुपए बाहर निकल गया, अब वो डाल का देंगे। किसको बात समझ में आ रही है? अगर हम बात करें यहां पर बीओपी के डब्बे में -500 शो हो रहा है, यानी कि मेरे को इस डब्बे की वैल्यू 0 चाहिए, पर घटी हुई है, हाँ या ना। अब मैं क्या करूंगी, इससे 500 रुपए ले लूंगी। यहां पर क्या करना पड़ेगा, डालना है, प्लस कर दूंगी 500, हाँ या ना। 0 हो गया, ये 0 कर दिया। ऑफिशियल रिजर्व क्या हुआ यहाँ पे, प्लस दिखा। एक्चुअली में ऑफिशियल रिजर्व से मैंने क्या किया, 500 रुपया निकाल लिया। एज सिंपल एज। डब्बे बना के समझ लो ना, आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। अकाउंट्स क्या है, बेसिकली हम लोग क्या करें, डब्बे ही तो बना रहे, डब्बे ही तो बना रहे कि यहां पर क्या करो, एसेट लायबिलिटी के बिना वाली ट्रांजैक्शन रख लो, इस डब्बे में एसेट लायबिलिटी के साथ वाली ट्रांजैक्शन रख लो। इन दोनों डब्बों को बैलेंस करना है, चलो तीसरा डब्बा सीन में ले, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट का। जब भी क्या हो रहा है, ये नेगेटिव साइन मिल रहा है, मतलब ये प्लस हो रहा है। जब भी पॉजिटिव साइन मिल रहा है, मतलब एक्चुअल रिजर्व क्या हो रहे हैं, घट रहे हैं, हाँ या ना। इतनी बात हमें समझ में आ गई। तो अब हम सिंपली समझ सकते हैं कि अगर हमारा बजट की बैलेंस ऑफ पेमेंट्स बैलेंस्ड नहीं है, यानी कि जो हमारा कैपिटल अकाउंट है, जो हमारा करंट अकाउंट है, दोनों को जोड़कर अगर हमें 0 नहीं मिल रहा, जो हमारे इनफ्लोज हैं, जो हमारे आउटफ्लोज हैं, उन्हें जोड़कर हमारे पास 0 नहीं बच रहा, तो मेरे पास सिचुएशन कौन कौन सा हो सकता है। या तो क्या होगा, मेरे इनफ्लोज ज्यादा होंगे, आउटफ्लोज कम होंगे, या फिर मेरे इनफ्लोज कम होंगे, आउटफ्लो ज्यादा होंगे। अगर मेरा आउटफ्लो ज्यादा है, इनफ्लो कम है, पैसा आ कम रहा है, जा ज्यादा रहा है, तो मैं दिक्कत वाली सिचुएशन में हूं, मैं डेफिशिट की सिचुएशन में। अगर पैसा आ ज्यादा रहा है, इनफ्लो बहुत 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 आ रहा है, लेकिन आउटफ्लो उतना नहीं है, तो मैं सरप्लस की सिचुएशन में, मेरी जेब में 100 रुपए आ रहा है, लेकिन मैं खर्चा सिर्फ 50 ही कर रही हूं। इनफ्लो 100 है, आउटफ्लो 50, तो मैं गुड सिचुएशन में हूं, मैं सरप्लस की सिचुएशन में हूं। किसको बात समझ में आ रही है, हाँ है ना। इसे फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं, सरप्लस कब होगा, जब करंट अकाउंट में सरप्लस है और कैपिटल अकाउंट में सरप्लस है, दोनों को जोड़ोगे टोटल सरप्लस पता लग जाएगा। डेफिसिट कब होगा, जब इधर डेफिसिट है इधर डेफिसिट है, दोनों को जोड़ोगे डेफिसिट पता लग जाएगा। अगर आपका बैलेंस, जो ये हमने बात की कि अगर आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस नहीं है तो, लेकिन अगर वो बैलेंस्ड है अपनी एकदम करेक्ट पोजीशन में, तो कैसा दिखेगा, करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट। इस कैपिटल अकाउंट में हमने क्या किया, ऑफिशियल रिजर्व को इंक्लूड कर दिया। हमने क्या समझा, ऑफिशियल रिजर्व ऑब्वियसली जो बैलेंस करने वाला डब्बा है, अगर उसको बीच में डाल दोगे तो आपका अमाउंट क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। क्योंकि जो भी इनफ्लो आउटफ्लो का गैप होगा, उसको हम ऑफिशियल रिजर्व से क्या कर देंगे, मैनेज कर देंगे। अगर इनफ्लोज आउटफ्लोज क्या हो गए, समझ लो, अगर इनफ्लो ज्यादा है, पॉजिटिव वैल्यू है, तो हम उसमें से क्या करेंगे, कुछ निकाल लेंगे, यानी कि ऑफिशियल रिजर्व को नेगेटिव साइन मिल जाएगा। अगर इनफ्लो क्या है, कम है, आउटफ्लो ज्यादा है, नेगेटिव वैल्यू आ रही, तो ऑफिशियल रिजर्व से क्या करेंगे, कुछ पैसा इसमें डाल देंगे चीजों को बैलेंस करने के लिए। तो जब भी ऑफिशियल रिजर्व आ गया, बीओपी का पार्ट बन गया, कैपिटल अकाउंट का पार्ट बन गया, तो आपका बजट जो है, सॉरी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स जो है, वो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी कि कितना आ जाएगा, इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज जब बराबर हो गए, पॉजिटिव्स नेगेटिव्स जब बराबर हो गए, क्या आ जाएगा हमारे पास, 0 आ जाएगा। किसको बात समझ में आ रही है, हाँ या ना। अगर हमें ये चीज क्लियर हो गई, तो हम एक और चीज समझ सकते हैं कि जो बीओपी की ट्रांजैक्शंस है ना, इन्हें हम 2 तरीके की ट्रांजैक्शंस में क्लासिफाई करते हैं। यहां पर हमने क्या किया, जब हम ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट डाल रहे हैं, हम अपनी तरफ से कुछ डाल रहे हैं चीजों को करेक्ट करने के लिए, लेकिन जो बाकी चीजें थी वो ऑटोमेटिकली क्या थी, जो भी साल भर में हो रही है, इधर जा रहा है इधर जा रहा है इधर आ रहा है इधर जा, सारी चीजें ऑटोमेटिकली हो रही थी। लेकिन जो ऑफिशियल रिजर्व है, ये हमने अपनी दिमाग से यहां पर बीओपी में डाला, ताकि हम चीजों को क्या कर सके, सही कर सके। इस बेस के डिफरेंस पे बेसिकली हम अपनी ट्रांजैक्शंस को, आइटम्स को 2 में बांट देते हैं, एक तो ऑटोनॉमस और एक अकोमोडेटिंग। ऑटोनॉमस का क्या होता है, खुद ब खुद जो चीजें हो रही है, अकोमोडेटिंग एडजस्ट करना। तो यानी कि ऑटोनॉमस आइटम्स में क्या होंगी, जो भी बीओपी में ट्रांजैक्शंस खुद ब खुद हो रही हैं सारे साल भर में,
अकोमोडेटिंग में क्या होगी, जो ट्रांजैक्शन हम कर रहे हैं करेक्ट करने के लिए बीओपी के अकाउंट को, बीओपी को बैलेंस करने के लिए जो चीजें जो ट्रांजैक्ट किए जा रहे हैं, जो आइटम्स डाली जा रही है बीओपी में जानबूझकर, उसे हम क्या बोलते हैं, अकोमोडेटिंग आइटम। समझते हैं ऑटोनॉमस में क्या है, ऐसे आइटम्स जिनको प्रॉफिट का सोचकर कंसिडरेशन में लिया जा रहा है, इंपोर्ट कर लेते हैं, एक्सपोर्ट कर देते हैं, प्रॉफिट का सोचकर यहां पर हम चीजों को ले रहे हैं, एसेट बढ़ जाएगा, लायबिलिटी बढ़ जाएगी, प्रॉफिट हमारे दिमाग में है, हम चीजों को कंसिडर करके यहां पर क्या कर रहे हैं, अपना ट्रांजैक्शंस को कंडक्ट कर रहे हैं, उन सब आइटम्स को हम ऑटोनॉमस कहेंगे। यहां पर हम प्रॉफिट की कंसिडरेशन से नहीं कर रहे, हम बीओपी को सही करने के लिए ट्रांजैक्ट कर रहे हैं। यहां पर क्या होगा, इनकी वजह से दे कॉज आएगा CAUSE, दे कॉज बीओपी इनबैलेंस, जो भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उनकी वजह से ही बीओपी क्या होता है, जो भी बीओपी का रिजल्ट आता है वो इम्बैलेंस्ड आता है। यहां पर क्या होता है, हम बीओपी के इम्बैलेंस को करेक्ट करने के लिए इन आइटम्स को डालते हैं। यहां पर क्या हो रहा है, दे में इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स अक्रॉस द बॉर्डर्स, इसमें हम क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंडक्ट करेंगे। यहां पर गुड्स हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करके करेक्ट नहीं करते, यहां पर हम क्या करते हैं, ऑफिशियल रिजर्व जो है उसमें चेंज लाते हैं एंड बीओपी को करेक्ट कर देते हैं। दे आर कॉल्ड अबव द लाइन ट्रांजैक्शंस, यानी कि सारा कैपिटल अकाउंट, सारा करंट अकाउंट, ऑफिशियल रिजर्व आरबीआई वाला छोड़ के जितना भी करंट और कैपिटल अकाउंट है, सारी आइटम्स कहां आ जाएंगी, ऑटोनॉमस आइटम्स में आ जाएंगी। लेकिन ये वाली सारी आइटम्स कहां जाएंगी, यानी कि ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट कहां जाएगा, बिलो द लाइन आइटम कहा जाएगा। है ना, किसको बिल्कुल बात समझ में आ गई। कुल मिला के यही है हमारा चैप्टर बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का, जिसमें वो हमें सिंपल सी बात क्या समझाना चाह रहे हैं कि एक कंट्री और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शंस होती रहेंगी, उन ट्रांजैक्शंस का आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना है। अच्छा, अगर हम ये पढ़ रहे हैं तो इसका कुछ मुद्दा तो होगा ना, रिकॉर्ड करना क्यों है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों जरूरत पड़ रही है हमें चीजें रिकॉर्ड करने, क्योंकि ताकि हमें एक फाइनेंशियल स्टेटस पता लग सके डोमेस्टिक इकोनॉमी का। अगर हम लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, यानी कि हमारे इनफ्लोज बहुत अच्छे हैं, हम आउटफ्लो ज्यादा क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, मतलब हमारे देश का रिजर्व अच्छा है, हम एक अच्छी हेल्दी पोजिशन में खड़े हैं, तो कोई भी हमें खुशी खुशी लोन दे देगा। उसी तरीके से अगर मैं समझ लो यहाँ पे हर महीना 1 करोड़ रुपए कमाती हूँ, हर महीना 1 करोड़ रुपए कमाती हूँ, 1 करोड़ रुपए जब मैं कमाती हूँ और मैं अपना बैंक स्टेटमेंट लेके बैंक के पास जाऊं कि यार एक काम करो ना, मैं इतना पैसा तो कमाती हूँ, आप मुझे एक काम करो, मुझे ना थोड़ा लोन दे दो, मुझे 5-6 करोड़ का लोन चाहिए, आप मुझे दे दो। बैंक वाले मुझे खुशी खुशी दे देंगे, बोलेंगे यार इसका तो इनकम इतना अच्छा है, इसका तो इनफ्लो इतना अच्छा है, तो इसे लोन दे दो। वहीं एक ऐसा पर्सन है जो अनएम्प्लॉयड है, वो जाके बोलेगा मुझे 1 लाख रुपए का लोन दे दो, उसको कोई लोन नहीं देगा, वो बोलेगा यार वापस कैसे करोगे, पैसा तो आपके पास है नहीं। तो अगर आप उसी तरीके से कंट्रीज के अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हमें बीओपी देगा वो अच्छा होगा तो कंट्री एक स्ट्रॉन्गर पोजीशन पे होगा, अगर वो वीक होगा तो कंपैरेटिवली कंट्री एक वीकर एंड पे होगा, यानी कि उसको कहीं से लोन उठाना है, कहीं से इंटरैक्ट करना है बाकी कंट्रीज के साथ, तो दिक्कत आएगी। तो बीओपी हमें एक्चुअली किसी भी कंट्री का वो फाइनेंशियल इमेज दिखाता है कि जो कंट्री है वो कितनी फाइनेंशियली साउंड है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज लाइक, जब भी आप इनकम में डील कर रहे हो, जो हमने फैक्टर सर्विसेज की बात की, हाँ है ना, बीओपी में हम उसे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उससे हमें पता लगता है कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना है। हमारे ऐसे रेजिडेंट्स जो बाहर से पैसा कमा रहे हैं लेकिन वो हमारी ही कंट्री की नेशनल इनकम में इंक्लूड होंगे, वो हमें पता लग जाता है कहाँ, जब हम बीओपी बनाते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट की हमने बात की कि जो भी एक्सपोर्ट्स है, जो भी इंपोर्ट्स है गुड्स के, वो भी हमें पता लग जाएंगे। एंड जब हमें एडी निकालना होता है, एग्रीगेट डिमांड निकालना होता है, तो मुझे इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। मार्केट पोटेंशियल, हाँ, कि ये वही फिर से बात आ गई कि एक कंट्री कितना स्ट्रॉन्ग बेस है, किस तरीके से मार्केट में परफॉर्म करने वाली है, कैसा इकोनॉमी है, वो सारा आपको एक क्लियरर पिक्चर कौन दे देता है, बीओपी दे देता है। मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज, जो भी बैंकिंग से रिलेटेड पॉलिसीज बनेंगी, जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज बनेंगी, वो किस तरीके की होनी चाहिए, कैसा डायरेक्शन होना चाहिए, कितना खर्चा करना चाहिए, कितना खर्चा नहीं करना चाहिए, सब चीजों के बारे में आप एक इमेज क्रिएट कर पाओगे, एक क्लियरर माइंड डेवलप कर पाओगे अगर आपको अपने फाइनेंसेस के बारे में पता हो। बीओपी बेसिकली जैसे एक कंट्री का फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उसी तरीके से एक नॉर्मल
हमारी जो कंपनीज होती है उनका भी तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। अगर आपको अपने प्रॉफिट्स, अपने लॉसेस, अपनी इनकम, अपने एक्सपेंसेस पता होंगे तो आप बेटर डिसीजन मेकिंग कर पाओगे, उसी तरीके से बेटर पॉलिसीज बना पाओगे। उसी तरीके से अगर गवर्नमेंट को, जो एक कंट्री है, उसको अपने फाइनेंसेस पता होंगे कि कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ से पैसा जा रहा है, कितनी एसेट, कितनी लायबिलिटी, क्या 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 सब पता होगा, तो वो एक बेटर पॉलिसी फ्रेमवर्क पे काम कर सकता है एंड बेटर तरीकों से चीजों में डील कर सकता है। इतनी सी बात है जो बीओपी हमें समझाने की कोशिश कर रहा है। इस चैप्टर से रिलेटेड अगर हमारे कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेरीज है, डू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं आपसे और वीडियोस के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे गाइस।